हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें न्यूक्लिक एसिड और लास्ट लेक्चर में डीएनए और आरएनए दोनों के प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़े थे। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में मेनली हम लोग देख रहे थे कि वे जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे थे। डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के केस में राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो वे न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में थे, और न्यूक्लियोटाइड में भी मेनली जो सीक्वेंस था वह बेस का था। डीएनए में हम लोग देख रहे थे कि प्यूराइन और पिरिमिडीन बेस अल्टरनेट थे, और आरएनए में ऐसा कुछ नहीं था। डीएनए में देखे थे सबसे पहले एडेनिन था जो प्यूराइन बेस, फिर थाइमिन था जो पिरिमिडीन बेस, फिर गुआनिन और फिर साइटोसिन। जबकि उसमें जो था आरएनए यूरासिल से था, फिर गुआनिन और लगातार 2 बार साइटोसिन था ऐसे। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अभी हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, वह क्या है कि आरएनए में जो शुगर है वह है राइबोज, जबकि डीएनए में जो शुगर है वह है 2-डीऑक्सी राइबोज। तो इसको हम लोग डील करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। राइबोज तो चलो ओरिजिनल है, राइबोज ही शुगर है, हम लोग जानते हैं। एक जो है अल्डोपेंटोज है राइबोज। तो यहाँ यह जो 2-डीऑक्सी राइबोज है, मतलब सेकेंड पोजीशन का ऑक्सीजन हटा हुआ है। क्यों हटा हुआ है? यदि सेकेंड पोजीशन का वह ऑक्सीजन रह जाता, पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह जाता, तो क्या होता? तो आखिर क्यों आरएनए में राइबोज है जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है? इसके पीछे का क्या कहानी है? तो इसी को हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी वाला बात है, समझेंगे हम लोग। तो जैसे इस प्रकार से था शुगर, ये हुआ पोजीशन नंबर 1 दिस इज 2 3 4 और यहाँ पे इधर जुड़ा हुआ था 5 तो इधर कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है। 1 से जो है यहाँ जुड़ा हुआ था बेस ऐसा, और यह 3 जो है ये जुड़ा हुआ था यहाँ फॉस्फेट ग्रुप से, O P डबल बॉन्ड O फिर O-, और फिर यहाँ एक ऑक्सीजन या अगेन जाकर के फिर जुड़ रहा था किससे, तो वही शुगर से, फिर से वही हो जाएगा। फिर यहाँ जाकर के जुड़ेगा बेस, तो फिर से इसके लिए 1 2 3 4 और यहाँ से डायरेक्ट नहीं ऐसे दिखाओ, ये हो गया 5 ऐसा था। राइबोज है, इसका मतलब हुआ ऐसा, यहाँ H और यहाँ होगा OH। इसका OH तो गायब है, इसका भी OH गायब है, यहाँ H है ऐसा। वैसे यहाँ नीचे OH है। इस प्रकार से जो है ग्रुप जुड़े होते थे किसमें, आरएनए में। अब आरएनए में यहाँ होता क्या है कि सेकेंड पोजीशन पे या जो OH ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन पे हम लोग देख रहे हैं कि लोन पेयर है, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर होने के चलते जो है यह पूरा ग्रुप यहाँ न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। इसलिए यहाँ क्या होगा कि ये फास्फोरस पे अटैक करेगा। देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो फास्फोरस यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फास्फोरस यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और फिर अब जो है इस फास्फोरस पे OH में जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगा। ये इंपॉर्टेंट है बस कि राइबोज में सेकेंड पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, यह लोन पेयर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस फास्फोरस पे, बॉन्ड यदि यहाँ शिफ्ट करेगा तो। अब यदि ऐसा होता है तो आगे क्या होगा देखोगे। तो अब आगे कुछ हो जाएगा ऐसा, O ये जैसे उसको रहने दो, इधर जुड़ा हुआ है बेस,
यहाँ अभी रहा OH, अब एक ही लोन पेयर बचा। इधर यहाँ ये 5' पोजीशन से जुड़ा हुआ है कोई ग्रुप, यहाँ ये है ऑक्सीजन, फिर इसमें फास्फोरस O-, फिर यहाँ O जुड़ा हुआ है इधर शुगर से, फिर से इधर यहाँ हो जाएगा बेस, फिर यहाँ OH ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। अब ये ऑक्सीजन जाकर के जुड़ेगा यहाँ बॉन्ड से, चूँकि अटैक किया है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ यहाँ, तो ये ऑक्सीजन जाकर के ऐसे जुड़ेगा और अभी ऑक्सीजन पे आ जाना है प्लस चार्ज ऐसा। अब ऑक्सीजन पे यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, या ऑक्सीजन अपना प्लस को हटाना चाहेगा और इसका प्लस हटेगा कैसे, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा। और जब यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो फिर H पे प्लस आ जाएगा। तब तक क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ये फास्फोरस के बॉन्ड को विथड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को और अपने लोन पेयर से अटैक कर देता है हाइड्रोजन पे। ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन पे भी प्लस आ जाएगा, तो फिर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर दे देगा, फिर इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, तो ये अपना प्लस दूर करने के लिए इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा। तो ऐसा करने से अब क्या हो जाएगा, ये शुगर वाला पार्ट बच गया ऐसा, यहाँ अब रह गया कुछ ऐसा O, यहाँ भी O और ये अब यहाँ फास्फोरस और इसमें 2 O- ऐसा। या फिर यहाँ फास्फोरस के बैलेंसी को मेंटेन करोगे तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ऐसा, इस तरह से बन जाएगा। प्लस यहाँ से शुगर वाला पार्ट हो जाएगा अलग, बेस इधर ही OH, फिर ये अलग और यहाँ से OH, ऐसा हो गया। मतलब ये होने से हुआ क्या कि यहाँ यह जो न्यूक्लियोटाइड चेन है यह चेन रप्चर कर गया, टूट गया, रप्चरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, रप्चरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। तो RNA में जो शुगर है राइबोज, उसका 2' पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो यह अपने आप होता है कि यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होने के चलते उस पूरे न्यूक्लियोटाइड में इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और ये अटैक कर देगा यहाँ फास्फोरस जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ, ऑक्सीजन के चलते इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्लस आ जाएगा, तो ये अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक कर देगा। ऐसा हुआ तो बीच में ये इंटरमीडिएट बनेगा और इस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के चलते ऑक्सीजन पे आ जाना है प्लस। ये अपना प्लस को मेंटेन करने के लिए H का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बदले में H का इलेक्ट्रॉन ख़त्म, तो फिर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, तो जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा फिर इस पर प्लस आ जाएगा, तो ये अपना प्लस को मेंटेन करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और फिर फास्फोरस का वैलेंसी मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन का यहाँ। और यदि ऐसा हुआ तो यह पूरा न्यूक्लियोटाइड चेन रप्चर कर गया, टूट गया, देखो यहाँ से ये अलग हो गया और ये वाला पोर्शन अलग हो गया, मतलब यहाँ से RNA डिस्ट्रॉय कर जा रहा है। तो RNA का जो फंक्शन है बॉडी में, जो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह उसको करना है, कर लेता है, करने के बाद जो बचा हुआ RNA है उसका ऐसा ही रप्चरिंग होता है, ये टूट जाता है अपने आप और ये अलग, और जब फिर से ज़रूरत पड़ता है तो दोनों फिर से आपस में जुड़ करके वही बना देता है। तो RNA में ही फंक्शन है कि ज़रूरत पड़ा तो टूट भी गया और ज़रूरत पड़ा तो फिर आपस में जो है जुड़ भी गया। यही चीज़ यदि DNA में हो, लोग लिखे ना कि DNA में जो शुगर है वह शुगर क्या है 2-डीऑक्सी, मतलब यही वाला ऑक्सीजन नहीं है DNA में, यहाँ केवल H है। और जब यहाँ केवल H है तो ऐसा कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक वगैरह नहीं होगा और ऐसा चेन का रप्चरिंग नहीं होगा। नहीं तो यदि DNA में भी यहाँ ऑक्सीजन रहता और ऐसे ही रप्चर करता DNA के मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोटाइड चेन वहाँ टूटता तो यह एक डिजास्ट्रस इफेक्ट लाता।
क्योंकि डीएनए के चलते जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी लिविंग सिस्टम में, वह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अचानक से लॉस हो जाता। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि कहीं किसी का मर्डर हो गया, पता करना है कि कौन था क्या था, तो उसका डीएनए टेस्ट होता है। तो डीएनए टेस्ट इसी आधार पे होता है। अब मान लो कि वह डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर रख ही नहीं पा रहा है, अलग हो गया, ऐसे टूट गया, तो फिर कोई डीएनए टेस्ट नहीं हो पाएगा, फिर डीएनए टेस्ट होना कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो डीएनए टेस्ट में जो हम लोग पता करते हैं, क्या उसके गार्जियन का भी डीएनए लिए, उसका भी डीएनए लिए, एक जैसा मिल गया तो हाँ इसी का था औलाद जो मरा या फिर जो भी था ऐसे। लेकिन जब बॉडी के अंदर डीएनए ऐसे रप्चर करते रहता तो कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं रहता, चेंज करते रहता, लक्षण बदलते रहता, ऐसे पता ही नहीं कर पाते आप कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो भी डीएनए टेस्ट हम लोग कर पाते हैं, इसका यही वजह है। तो यदि डीएनए में भी यहाँ शुगर होता राइबोज, तो डीएनए का भी न्यूक्लियोटाइड चेन रप्चर कर जाता, टूट जाता। और जब डीएनए का भी न्यूक्लियोटाइड चेन टूट जाता तो कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं रहता एक लिविंग सिस्टम के अंदर, और इस केस में फिर बड़ा ही लिविंग सिस्टम को ही कर पाना, सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था, नोट्स में है, इस बात को ध्यान में रखोगे कि आखिर आरएनए में जो शुगर है राइबोज, ये तो ठीक था, राइबोज नेचुरल है, लेकिन डीएनए में 2-डीऑक्सी राइबोज क्यों, इसका ऑक्सीजन क्यों हटा। तो इसका ऑक्सीजन तो हट ही जाता है बेस से कंबाइन करके, यहाँ वाला हट जाता है फॉस्फेट से कंबाइन करके, फिर यहाँ वाला हटेगा फॉस्फेट से, यहाँ एक बचना चाहिए, ये भी नहीं रहता है डीएनए में। क्यों? क्योंकि रहेगा तो फिर वही सारा कारनामा होगा, रप्चरिंग हो जाएगा, टूट जाएगा न्यूक्लियोटाइड चेन। समझ गए? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ या काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हुआ, इसको आप ध्यान में रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आगे इसमें देखें, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है इसमें चार्जअप्स रूल। चार्जअप्स रूल, यह चार्जअप्स रूल क्या बोलता है समझेंगे इसको हम लोग। तो इस रूल के आधार पे हम लोग डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे हम लोग चार्जअप रूल को समझते हुए। तो जैसे हमने पढ़ा कि डीएनए हो या आरएनए हो, उसमें 2 प्रकार के बेस हैं, प्यूराइन बेस है और पिरिमिडीन बेस है। प्यूराइन बेस इज द बल्की बेस while pyrimidine is the small base। बल्की बेस जो प्यूराइन था इसमें 2 था, एडेनिन और गुआनिन। इसमें था साइटोसिन, थाइमाइन और था यूरासिल। ठीक, तो फिर इसमें हम लोग देखे थे कि जो डीएनए है, डीएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और जो आरएनए है इस आरएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। ऐसा इसका अरेंजमेंट देखे थे हम लोग कि इसमें जो अरेंजमेंट था ऐसे, पहले एडेनिन था, फिर थाइमिन, फिर गुआनिन और फिर साइटोसिन, इस प्रकार का। और इसका अरेंजमेंट था यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन। ऐसा प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे। ये दोनों बात रिव्यू हुआ था कहाँ से, प्राइमरी स्ट्रक्चर से। तो इसका मतलब है कि डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसमें दोनों प्रकार का बेस है, प्यूराइन बेस भी है, पिरिमिडीन बेस भी है। ऐसे इस तरह का सीक्वेंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसी के बारे में कुछ बतलाता है चार्जअप रूल। और यह चार्जअप रूल क्या बोलता है कि द अमाउंट ऑफ प्यूराइन बेसेस is always equal to the amount of pyrimidine base
ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ pyrimidine बेस इन द polynucleotide चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कि न्यूक्लिक एसिड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर के बना हुआ है, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो दो प्रकार के बेस हैं प्यूराइन और पिरिमिडीन, ये दोनों का अमाउंट हमेशा इक्वल रहता है। मतलब जितना प्यूराइन बेस होगा उतना ही पिरिमिडीन बेस भी होगा। तो एडेनिन और गुआनिन ये दोनों हुए प्यूराइन बेस, तो ये दोनों का समेशन बराबर होगा इधर साइटोसिन और थाइमिन के समेशन से, जो पिरिमिडीन बेस है। यदि आरएनए रहेगा तो थाइमिन की जगह यूरासिल हो जाएगा। बेसिकली डीएनए के लिए एक्सप्लेन किया गया है इसको कि न्यूक्लिक एसिड में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें जो दो प्रकार के बेस हैं प्यूराइन और पिरिमिडीन, तो दोनों में जो बेस है उसका अमाउंट इक्वल होता है। मतलब ये एडेनिन और गुआनिन ये दोनों उतने ही होंगे जितना साइटोसिन और थाइमिन है डीएनए में। इसी को ऐसे भी समझ सकते हो, A+G, इसको इधर ले आओगे C+T, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा रेशियो। तो डीएनए में एडेनिन प्लस गुआनिन का जो रेशियो है साइटोसिन प्लस थाइमिन से, वो हमेशा कितना के बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। अब जो यह है रेशियो, यह रेशियो बोल रहा है कि वैरी करता है, वैरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर, वन स्पीसीज टू अदर। अलग अलग स्पीसीज के लिए या जो रेशियो है एडेनिन प्लस गुआनिन बटे साइटोसिन और थाइमाइन का, या रेशियो चेंज करता है, वैरी करता है। तो जैसे ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन डीएनए, तो ह्यूमन डीएनए में बोल रहा है कि यह जो रेशियो है A+T और G+C का, ये होता है 1.52, ये रेशियो है। मतलब A+T को लिख सकते हो 1.52 इंटू G+C ऐसा। तो जैसे यहाँ हम बोले कि रेशियो 1 आना चाहिए, दोनों बराबर। यहाँ देख रहे हैं दोनों तो बराबर है नहीं, बल्कि ये दोनों जो है इसके तुलना में इतना टाइम्स अधिक है, तो फिर कैसे? तो फिर गड़बड़ जा रहा है। तो देखो, एक जो डीएनए है, डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, चूँकि वह एक पॉलीमेरिक चेन है, तो उस पॉलीमेरिक चेन का एंड बतला पाना संभव नहीं है कि कितने न्यूक्लियोटाइड उसमें जुड़े हैं, और बोल देता है कि करोड़ों लाखों न्यूक्लियोटाइड चेन है। तो एग्जैक्ट पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे कि कितने न्यूक्लियोटाइड है, और तब सबका बेस का ही मिलाओगे तो उस केस में इक्वल होगा। लेकिन यह जो ऑब्जर्वेशन है, तो इस केस में कंप्लीट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ऑब्जर्व नहीं किया गया है, इसलिए रेशियो जो हम लोग देख रहे हैं कि फिट नहीं बैठ रहा है, अलग है। उसी प्रकार से एक है ई कॉली स्पीसीज, जिसमें यह रेशियो जो है A+T बटे G+C, यह होता है 0.93। यहाँ था A+G और C+T, नहीं यहाँ चेंज किया, यहाँ एक है प्यूराइन और एक है पिरिमिडीन, फिर एक है प्यूराइन एक है पिरिमिडीन, ऐसे करके रेशियो निकाला गया है। ऐसा यहाँ भी वही चीज़ है। तो इसी रेशियो के आधार पे ही जो है हम लोग उसको करते हैं। अब ह्यूमन डीएनए में A और T को एक साथ लिया गया है, एक प्यूराइन और एक पिरिमिडीन बेस को, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन जो है एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं। कैसे वो आगे हम लोग देखेंगे। इसलिए यहाँ एडेनिन और थाइमिन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। उसी प्रकार से जो गुआनिन और साइटोसिन है, ये दोनों भी कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। मतलब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे।
क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन आगे है, इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो चार्जअप रूल पर ध्यान में रखोगे कि प्यूराइन और पिरिमिडीन बेस हमेशा बराबर अमाउंट में होंगे। रेशियो वैरी करता है किस आधार पे, इसको हम बताएं। अब इस चार्जअप रूल के बाद हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को ही लिखेंगे, समझो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन किया गया है वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल से। वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल, यही मॉडल जो है डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। और क्या इसके मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस मॉडल का, उसी को एक एक करके लिखते हुए हम लोग समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ टू राइट हैंडेड हेलिकल पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजुअली कॉल्ड स्ट्रैंड्स। ध्यान रखोगे, दैट आर इंटरविन्ड around a common axis to form a right-handed double helix। क्या इसका मतलब है समझते हैं हम लोग। ध्यान से समझोगे। बोला है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो राइट हैंडेड हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे आरएनए में हम लोग प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाए थे, उस प्रकार से तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे दो दो रहते हैं, यही हुआ राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। लेकिन बोल रहा है कि ये जो दो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरविन्ड, एक दूसरे से मिले होते हैं, जिसमें एक कॉमन एक्सिस होता है। और ये जो दो हेलिक्स बन रहे हैं दोनों को स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये भी एक स्ट्रैंड हुआ, स्ट्रैंड, और ये भी एक स्ट्रैंड हुआ, ऐसे समझ गए। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ऐसे दो राइट हैंडेड, देखो राइट हैंडेड ऐसे रहता इस तरह से, तो ये लेफ्ट आ जाता, लेफ्ट से मुड़ रहा है ऐसे, लेकिन ये राइट हैंडेड जा रहा है दोनों। तो राइट हैंडेड हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो स्ट्रैंड कहलाता है, लेकिन ये दोनों चेन इस प्रकार से अलग नहीं होते हैं। तो कैसे रहते हैं देखो जरा ध्यान देना। एक कॉमन एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। तो मान लो इसमें एक कॉमन एक्सिस हम लोग ड्रॉ करें इस प्रकार से, या एक एक्सिस है। अब ये दोनों जो हेलिक्स बन रहे हैं दोनों इसी में होंगे, दोनों इसी में होंगे ऐसे, इधर भी ऐसे ही हो जाएगा इस तरह का। एक जो है 3' इंड से शुरू होता है, दूसरा 5' इंड से शुरू होता है। तो एक कॉमन एक्सिस के अलोंग दोनों इंटरविन्ड है। इंटरविन्ड मतलब ऐसे मुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, ऐसे समझना है। ये दोनों स्ट्रैंड कहलाएंगे,
ये भी एक स्ट्रैंड हुआ, ये भी एक स्ट्रैंड हुआ, और दोनों राइट हैंडेड है। देख लो, ये भी ऐसे राइट हैंडेड मुड़ रहा है, ये भी ऐसे राइट हैंडेड ही मुड़ रहा है, और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, इंटरविन्ड है। ऐसा इस तरह से ही आगे बढ़ते रहेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बताया गया है किसका, डीएनए का, कि डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो अरेंजमेंट है, तो वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसमें जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं वे सभी अरेंज हैं एक हेलिक्स में। ऐसा हेलिकल अरेंजमेंट है, 2 हेलिक्स बनता है, दोनों राइट हैंडेड है और दोनों एक दूसरे में ऐसे लिपटा हुआ है। बस इतना सा बात हम लोग याद रखें। अगला पॉइंट इसका क्या है, अगला पॉइंट तो नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए बताया जा रहा है, द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स की, जो 2 डीएनए स्ट्रैंड बन रहे हैं, आर एंटी पैरेलल, दैट इज देयर 5'3' इंटर न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज ब्रिजेज रन इन अपोजिट डायरेक्शंस। क्या बोला जा रहा है समझो। पीछे हम लोग देख चुके हैं, जो न्यूक्लियोटाइड चेन बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वो 5' इंड से शुरू होकर के 3' इंड की ओर जाता है। देखें पीछे हम लोग, तो बोल रहा है कि जो 2 स्ट्रैंड है, तो दोनों का जो 5' और 3' इंड है, बीच में यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है ना, ऐसे O फिर P डबल बॉन्ड O माइनस और फिर यहाँ O, ऐसे समझ लो, ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। तो बोल रहा है कि यह एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। वही तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि ई इस तरह से स्टार्ट हुआ, इधर जा रहा है, तो ई राइट से स्टार्ट होकर के लेफ्ट जा रहा है, ऐसे अपोजिट हुआ। इसका 5' इंड से स्टार्ट हो रहा है, इसका 3' इंड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऐसे राइट से स्टार्ट होकर के लेफ्ट की ओर जा रहा है, ये ऐसे लेफ्ट से स्टार्ट होकर के किधर जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। ऐसा पैरेलल होता मतलब ऐसे कि यदि एक इस तरह से गया है तो दूसरा भी ऐसे ही जाता, तो ये पैरेलल हुआ। ऐसा नहीं है अगला फिर ऐसे जा रहा है, एंटी पैरेलल होकर के जा रहा है, इसलिए बोल रहा है एंटी पैरेलल। इसका मतलब लिखा हुआ है कि जो 5' और 3' इंटर न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज ब्रिज है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, कि इसका ब्रिज इधर बन रहा है तो इसका इस तरफ से बनेगा, तभी ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल हो पाएगा। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि इसमें से जो पूरा एक टर्न होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक कंप्लीट टर्न, ऐसे यहाँ से यहाँ तक हुआ 1 कंप्लीट टर्न। इस एक कंप्लीट टर्न में जो है 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और उसके बाद फिर रिपीट करेगा, तो फिर यहाँ से यहाँ 10 होगा, ऐसे करके। तो ये जो रिपीट डिस्टेंस है एक कंप्लीट टर्न का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है, दिस वन, यह डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर, जो काफ़ी कम डिस्टेंस है, 3.4 नैनोमीटर। समझ लो क्या बोल रहे हैं कि जब ये हेलिक्स बनता है तो इसके दरमियान जो एक ऐसा टर्न बन रहा है, इस पूरे में 10 न्यूक्लियोटाइड है, और इस पूरे का लेंथ जो होता है, माने यहाँ से यहाँ, यह हो गया कितना, 3.4 नैनोमीटर। और जो डायमीटर है डबल हेलिक्स का, इस डायमीटर की बात करें तो यह डायमीटर बताया गया है 2.0 नैनोमीटर। ऐसा तो इतना बात 2 पॉइंट में अभी तक जो है हम लोग समझे हैं। क्या क्या समझे? पहला कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो मिल करके तो पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाए, वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हेलिकल अरेंजमेंट है।
टोटल 2 हेलिक्स बन रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड कहलाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखें कि ये जो 2 हेलिक्स है दोनों राइट हैंडेड है और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है बल्कि एंटी पैरेलल है। और उसमें से एक कंप्लीट टर्न में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू है और इसका जो लेंथ है वह 3.4 नैनोमीटर और इस हेलिक्स का जो डायमीटर है वह डायमीटर कितना है 2.0 नैनोमीटर। या हेलिक्स का डायमीटर मतलब इसको हम लोग ये समझ सकते हैं, एक हेलिक्स बन रहा है इसमें जो भी है तो इस पोर्शन को भी ले सकते हो डायमीटर के टर्म। तो खैर उसको क्लियर करके देखेंगे हम लोग। तो ऐसा अरेंजमेंट जो है इसमें है बताया गया है। हाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, शुरू में जो बताए थे वही दिस वन, यही 2 नैनोमीटर है, ये पूरा 2 नैनोमीटर है डायमीटर इसका। तो 2 पॉइंट देखे, बहुत कुछ अभी बचा हुआ है इसमें, बस अभी इतना हम लोग देखें कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, हेलिकल अरेंजमेंट है जो दोनों स्ट्रैंड कहला रहे हैं, एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। इसका डिस्टेंस हम लोग देख लिए कितना है, फिर डायमीटर भी देख लिए कितना है। इसके अलावे अब और भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं इस डीएनए का स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।